नाउ बेटा सबसे पहले आप ये देखिएगा दैट इज कि आयुर्वृद्धि व जीर्णता, आयुर्वृद्धि और जीर्णता, एजिंग एंड सेनिसेंस। आपको याद हो तो जब चैप्टर शुरू किया था तब भी मैंने आयुर्वृद्धि व जीर्णता यानी कि एजिंग और सेनिसेंस की बात की थी, राइट। आपको सबको मालूम है कि सबसे पहले जब एक जीव किशोर अवस्था में या कायिक प्रवस्था में प्रवेश करता है उसके बाद में उसके अंदर जनन होना शुरू होता है, जिसको जननिक प्रवस्था कहा था। और जननिक प्रवस्था के बाद में जैसे ही जीव जनन शुरू करता है तो उसके बाद में उसकी क्या होने लगती है, आयुर्वृद्धि होने लगती है और वह जीर्ण अवस्था की तरफ बढ़ता है और अल्टीमेटली जीर्ण अवस्था के बाद में उस जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या लिखा हुआ है देखो, जैसे जैसे किसी जीव की आयु बढ़ती है ना, एजिंग, वह वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है। ये तो सत्य है, चाहे प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, दिस इज द रूल ऑफ नेचर। पहले भी कहा था जो आएगा वो जाएगा। तो जैसे जैसे किसी जीव की आयु बढ़ती है वह वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता है। वृद्धावस्था बोले तो एजिंग की तरफ बढ़ता है। ठीक है, नाउ वृद्धावस्था के साथ साथ प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वृद्धावस्था जैसे जैसे आती है तो उस जीव के अंदर जो प्रजनन की क्षमता है वो स्वयं ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो स्वयं ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और साथ के साथ याद रखना, शरीर की जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं समझते हैं ना, पहले भी मैंने बताया था कि उपापचयी क्रियाएं मतलब कि शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है बेटा, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, सेनिसेंस। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, सेनिसेंस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेनिसेंस। और सेनिसेंस इज फॉलोड बाय डेथ, मतलब जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर। तो जैसे जैसे किसी जीव की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे किसी जीव की आयु बढ़ती है वह वृद्धावस्था, एजिंग की ओर बढ़ता है। और वृद्धावस्था के साथ साथ प्रजनन क्षमता भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मतलब जीव की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और साथ के साथ उपापचयी क्रियाएं स्लो डाउन हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन, चाहे कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है वो सारी स्लो डाउन हो जाती है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, जीर्णावस्था। मतलब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और अल्टीमेटली जीव की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु क्या था, मैंने कहा था कि जब मृत्यु होती है तो बॉडी के सारे सिस्टम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। बॉडी के सारे सिस्टम स्टॉप हो जाते हैं। क्लियर है। अब जननिक प्रवस्था के साथ ही जीर्ण अवस्था क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। मतलब ये वास्तव में जो जीर्ण प्रवस्था की जो हम बात कर रहे हैं ये शुरू कब हुई बेटा, तो जननिक प्रवस्था के साथ ही जीर्ण प्रवस्था भी प्रारंभ हो जाती है। मतलब जब जननिक प्रवस्था शुरू होती है तो उसके साथ में जीर्णता प्रारंभ हो जाती है। क्यों, एक तरफ तो जीव जो है वो क्या है, संततियां उत्पन्न कर रहा है, किसके कारण, जननिक प्रवस्था के कारण। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि वो खुद भी बूढ़ा हो रहा है, यानी कि खुद भी एजिंग की तरफ और सेनिसेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो जननिक प्रवस्था के साथ ही जीर्ण प्रवस्था भी क्या हो जाती थी बेटा, प्रारंभ हो जाती थी। ठीक है। नाउ एक बहुत खास नोट लिखा हुआ है यहां पर। अब देखिए, किशोरावस्था पूरी हो चुकी है, यानी कि जुवेनाइल फेज पूरा हो चुका है, रिप्रोडक्टिव फेज पूरा हो चुका है और एजिंग और सेनिसेंस फेज हो चुका है। अब एक नोट है जो दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि पादप व प्राणियों दोनों में ही तीनों प्रवस्थाओं के बीच संक्रमण का मतलब है यहां पर ट्रांजिशन से है। जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, एक प्रवस्था से दूसरी प्रवस्था में जो ट्रांजिशन हो रहा है, पादप व प्राणियों दोनों में ही ये जो आपने तीन प्रवस्थाएं पढ़ी है, किशोर अवस्था, जननिक प्रवस्था और एजिंग एंड सेनिसेंस प्रवस्था, इनके बीच जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। आर यू गेटिंग? हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये जो अवस्थाओं के अंदर एक अवस्था के बाद में दूसरी अवस्था आ रही है, चाहे पादप हो चाहे प्राणी हो, तीनों प्रवस्थाओं के बीच जो संक्रमण है बेटा, जो ट्रांजिशन हो रहा है, उसके लिए हार्मोन क्या होता है, उत्तरदायी होता है। उसके लिए हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो पादप व प्राणियों दोनों में ही तीन प्रवस्थाओं के बीच में जो ये ट्रांजिशन है, एक के बाद एक जो ट्रांजिशन है,
इसके लिए बेटा कौन उत्तरदायी होते हैं? हार्मोन। अच्छा, एक चीज याद रखना, आपसे जैसा वादा किया है, नीट के अंदर सारा का सारा पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है बेटा। विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको पढ़ाएंगे। 2020 का भी पेपर देखें तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वादा करता हूं एक एक लाइन को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ चलिए मेरे। तो हार्मोन इन तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए उत्तरदायी है। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारक, न केवल हार्मोन बेटा, न केवल हार्मोन, हार्मोन तथा कुछ पर्यावरणीय कारकों के मध्य क्या होती है? परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्मोन और साथ के साथ कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के मध्य जो परस्पर अंतर क्रियाएं होती है, परस्पर क्रियाएं जो होती है, वो जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मतलब हार्मोन भी और पर्यावरण कारकों के मध्य जो परस्पर क्रियाएं जो हो रही है वो जीवों की जननिक क्रियाओं को तथा उनकी व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। कभी कभी एक चीज जो मैंने नोटिस की है पिछले कई सालों से, वो ये है कि कभी कभी एनसीईआरटी के अंदर जो लाइंस दे रखी है बेटा, उन लाइंस को ऑप्शन के फॉर्म में पूछकर और आपको क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो वो आपको आना चाहिए। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नाउ अब क्योंकि लैंगिक जनन चल रहा है बेटा, और इस चैप्टर का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट भाग आज चालू हो रहा है, और वो है लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं यानी कि इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है वो आपको आनी चाहिए। पहले कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के बाद लैंगिक जनन प्राप्त करने वाले जीव कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा मैंने? जैसे ही जीव में परिपक्वता आती है बेटा, मैच्योरिटी प्राप्त करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो नेचुरली कि कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी गेन करता है तो उसके बाद में उसमें लैंगिक जनन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के बाद लैंगिक जनन प्राप्त करने वाले जीव यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो जीव हैं वो कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। मैच्योरिटी जब आती है उस जीव के अंदर तो वो लैंगिक जनन करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रदर्शित होती है। उन सभी प्रक्रियाओं को हमको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, चलो। तो लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है। देखो, यद्यपि, आप ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है। सारे जीवों में लैंगिक संरचना एक जैसी थोड़ी होती है। आज हम लोग जब लैंगिक जनन पढ़ेंगे और जब संरचनाएं पढ़ाएंगे तो सारे जीवों में अलग अलग होती है। पादपों के अंदर अलग होती है, उच्च जीवों के अंदर अलग होती है, फंजाई कवकों के अंदर अलग होती है, एल्गी के अंदर अलग होती है। फिर भी इस जनन में होने वाली घटनाएं समान प्रकार की व क्रमबद्ध होती है। क्रमबद्ध का मतलब समझते हो बेटा? सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सीक्वेंशियल होते हैं। मतलब ये जो अभी नीचे 3 सीक्वेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसी सीक्वेंस के अंदर क्या होता है? पूरा का पूरा लैंगिक जनन की घटनाएं चलती रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवों की जो लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं हैं, पादपों की, जंतुओं की लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं जीवों में बिल्कुल अलग है बेटा। लेकिन फिर भी जनन में होने वाली जो घटनाएं हैं, जनन के अंदर होने वाली जो इवेंट्स है, वो लगभग सभी जीवों के अंदर समान प्रकार की होती है और साथ के साथ सीक्वेंशियल भी होती है। सीक्वेंशियल का मतलब है जैसे पहले निषेचन पूर्व घटनाएं आई, उसके निषेचन पूर्व घटनाएं होगी, फिर उसके बाद ही निषेचन होगा, उसके बाद ही निषेचन पश्च घटनाएं होगी। आर यू गेटिंग? तो जितने भी जो प्रोसेसेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो सीक्वेंशियल फैशन के अंदर चलते रहते हैं। मतलब कि क्रमबद्ध रूप से तीनों अवस्थाएं चलती है। तो याद रखना, इन क्रमबद्ध घटनाओं को, ये जो अपन ने कहा था, ये जो सीक्वेंशियल प्रोसेसेस होते हैं, इन क्रमबद्ध घटनाओं को 3 अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है। मतलब यदि मैं लैंगिक जनन की यदि आपको घटनाएं यहां पर डिटेल के अंदर विस्तार से इलॉबरेट वे के अंदर यदि पढ़ाना चाहता हूं तो मुझे स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध जो घटनाएं हैं, 3 घटनाएं, उनको यहां पर पढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहली घटना है बेटा निषेचन पूर्व घटनाएं, जिसको कि बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जैसे कि नाम दर्शा रहा है, फर्टिलाइजेशन के पहले की जितनी भी इवेंट्स होती है वो सब यहां पर होगी। दूसरी चीज, यहां पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन के पहले की इवेंट्स हो जाएगी तो फिर उसके बाद में क्या होता है बेटा, निषेचन होता है, जिसको कि बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में निषेचन पश्च घटनाएं यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो यदि मैं इंग्लिश में बोल दूं इनको तो याद रखना, देयर आर 3 इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आर यू गेटिंग और नॉट? अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं कि निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जैसे कि नाम दर्शा रहा है, निषेचन की पूर्व की घटनाएं। इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं होती है। युग्मकों का संयोजन कब होता है बेटा? युग्मकों का संयोजन कब होगा? निषेचन जब होगा तब होगा ना। तो युग्मक संलयन के पहले की सारी घटनाएं, ठीक है ना, यानी कि गैमेट्स फ्यूज करे उसके पहले की जितनी भी इवेंट्स है वो सारी के सारी इवेंट्स में यहां पर डिस्कस करूंगा। और याद रखना, निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत मुझे 2 चीजें पढ़ानी है, एक युग्मक जनन और एक युग्मक स्थानांतरण। वन इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस एंड अनदर इज नोन एज द गैमेट ट्रांसफर। और दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर, दोनों के अंदर ये चीज काम आएगी। सो युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस और युग्मक स्थानांतरण, ठीक है, यही तो 2 घटनाएं हैं भाई। पहले तो युग्मक बनने चाहिए और फिर युग्मक जहां पहुंचने चाहिए वहां पहुंच जाएंगे, और जब युग्मक अपनी निश्चित स्थान के ऊपर पहुंच जाएंगे तो फिर आगे चलकर युग्मक क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, गैमेट्स फ्यूज करेंगे, तब कहीं जाके क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो मुझे पहले ये बताना है कि युग्मक कैसे बनते हैं, और फिर युग्मक बनाने के बाद में मुझे उनको अलग अलग जीवों में एक निश्चित स्थान के ऊपर पहुंचाना है। सो गैमेटोजेनेसिस, आज की क्लास का थीम है गैमेटोजेनेसिस। जैसे कि नेम शो कर रहा है, गैमेटोजेनेसिस युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। अब एक चीज दिमाग में फिक्स कर लो, ये बार बार चेंज नहीं होना चाहिए इसमें। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर युग्मक अगुणित ही होता है। अगुणित का मतलब होता है n। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ये n क्यों लिखते हैं सर, राइट? तो n का मतलब क्या होता है? अपने क्या लिखते हैं? हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित। तो अगुणित का मतलब होता है बेटा इसमें गुणसूत्र का केवल एक सेट होता है, हैविंग 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है बेटा? हैविंग 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैविंग 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र का एक समुच्चय हो, गुणसूत्र का एक सेट हो तो n कहते हैं, और 2n के अंदर क्या होता है बेटा? गुणसूत्रों के 2 सेट। When there are 2 set of chromosome present तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। जब एक सेट होता है तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। क्लियर है? तो गैमेट हमेशा क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। लेकिन इसको बनाने वाला जो जीव है वो कैसे है? डिप्लॉइड होते हैं ना। तो जरा देखना, अब साथ के साथ ये भी देखना, अभी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था आइसोगेमी और एनाइसोगेमी के ऊपर, समयुग्मकी और असमयुग्मकी अवस्था के ऊपर। तो अब वो समय आ गया है, एक बच्चे का प्रश्न था वो अभी क्लियर हो जाएगा। कुछ शैवालों में दोनों युग्मक समान प्रकार के होते हैं। कुछ शैवालों में बेटा, कुछ शैवालों के अंदर दोनों युग्मक ही सेम प्रकार के होते हैं। यू कैनॉट आइडेंटिफाई इट दैट विच इज अ मेल गैमेट एंड विच इज अ फीमेल गैमेट। आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि मेल गैमेट कौन है और फीमेल गैमेट कौन है। इसीलिए तो यहां पर क्या कहते हैं? गैमेट्स को क्या कहेंगे? समयुग्मक कहेंगे। समयुग्मक का मतलब होता है आइसोगेमेट्स। आज गेटिंग। अब फिर मन में प्रश्न उठता है कि सर आइसोगेमेट का एग्जांपल दो, तो ठीक है आइसोगेमेट का एग्जांपल देते हैं। ये डायग्राम याद आ रहे हैं बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम से, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहां पर ये लिख रखा है आइसोगेमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा। ये
ये क्लेडोफोरा नाम का जो शैवाल है बेटा, क्लेडोफोरा नाम का जो एल्गी है, उसके अंदर ये क्या है, मेल गैमेट है, और ये क्या है बेटा, फीमेल गैमेट है। लेकिन आप देखो ये आकार आकृति में कितने सेम है। क्या मैंने जो मेल गैमेट लिखा है और इधर मेल गैमेट और इधर फीमेल गैमेट, मैं इधर मेल गैमेट लिख देता और इधर फीमेल गैमेट लिख देता, उससे फर्क पड़ता है क्या? आइसोगैमेट्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्टली सेम होते हैं, आकार की दृष्टि से क्या होते हैं, सेम होते हैं। याद रखना एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम और एक एक एग्जाम्पल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस में समयुग्मक पाए जाते हैं, तो याद रखना क्लेडोफोरा के अंदर पाए जाते हैं। तो क्लियर है, क्लेडोफोरा के अंदर क्या होते हैं, आइसोगैमेट्स होते हैं। क्लियर, मतलब ये हुआ कि शैवालों के अंदर, कौन सा शैवाल, क्लेडोफोरा में दोनों युग्मक समान प्रकार के होते हैं। मैंने अभी डायग्राम बता दिया, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि मेल गैमेट कौन है और फीमेल गैमेट कौन है। दोनों के ऊपर फ्लैजिला है, दोनों पियर शेप्ड है, यस और नो, तो ये क्या कहलाते हैं, समयुग्मक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उल्टा, किंतु जब दोनों युग्मक भिन्न प्रकार के होते हैं, मान लीजिए फ्यूजिंग गैमेट्स बिल्कुल अलग हो, फ्यूजिंग गैमेट्स बिल्कुल ही अलग दिखाई दे, आपको मॉर्फोलॉजिकली सामने ही दिख जाएंगे कि एक मोटाइल है, एक नॉन मोटाइल है, एक मोटाइल है, एक नॉन मोटाइल है, एक बड़ा है, एक छोटा है, तो अपने आप ही वो कैसे हो गए बेटा, विषम युग्मक। याद रखना विषम युग्मक उत्पन्न करने वाले जीवों में नर युग्मकों को तो क्या बोलते हैं बेटा, पुमणु या शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मकों को तो क्या बोलते हैं, पुमणु या शुक्राणु, और मादा युग्मकों को क्या बोलते हैं, अंड या क्या कहते हैं बेटा, ओवम कहते हैं। एग या क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, एग या ओवम कहते हैं। याद रखना अधिकांश लैंगिक जनन करने वाले जीवों में इसी प्रकार के युग्मक होते हैं। मतलब जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जो ज्यादातर जीव है बेटा, उनके अंदर विषम युग्मक अवस्था ही या एन आइसोगेमस कंडीशन ही पाई जाती है। मैंने अभी आपको क्लेडोफोरा एग्जाम्पल आइसोगेमेट्स के अंदर दिया था। क्लेडोफोरा तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसके अंदर, आइसोगेमेट्स के अंदर। अब यहां पर विषम युग्मक कंडीशन को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल कोट कर देता हूं। ये डायग्राम अभी बताए थे अपने एनसीईआरटी के डायग्राम से। चलो अब ये वाला जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये भी एक एल्गी का ही है बेटा, लेकिन ये एल्गी का नाम क्या है, फ्यूकस है। ये जो एल्गी है बेटा फ्यूकस है। कितना फर्क है देखो, यहां पर आपको आइसोगेमी दिख रही है, यहां पर आपको एनाइसोगेमी दिख रही है, यानी कि विषम युग्म की अवस्था दिख रहा है। यहां पर देखो, गौर से देखोगे, देख पा रहे हो बेटा, ये वाला जो है वो क्या है, मेल गैमेट है। ये वाला मेल गैमेट है। ये कैसा है बेटा, छोटा है, राइट, स्मॉल है, और कैसा है, आपको मोटाइल है। जरा ध्यान से देखोगे तो फ्लैजिला दिख रहा है। और ये वाला जो है, ये बड़ा सा गोलाकार रचना जो दिख रही है, ये फीमेल गैमेट है। और ये कैसा है, नॉन मोटाइल है। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है बेटा, और नॉन मोटाइल होने के साथ साथ, नॉन मोटाइल तो है ही है, और कैसा है, लार्ज इन साइज है। तो ये ध्यान रखना है कि हेटेरोगेमेट्स जो है वो फ्यूकस एल्गी के अंदर पाए जा रहे हैं, और क्लेडोफोरा के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, समयुग्म की अवस्था आइसोगेमेट्स पाए जा रहे हैं। और ये वाला एग्जाम्पल तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको तो आपको पहचानना ही चाहिए हमेशा। ये हम ह्यूमन बींग्स के अंदर है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर बता रखा है। ये जो बता रखा है ये क्या है, मेल गैमेट है। और आप सब जानते हैं कि मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और यहां पर शुक्राणु की पूंछ दिख रही है, तो डेफिनेटली पूंछ दिख रही है, तो ये क्या होगा बेटा, मोटाइल होगा। क्या होगा, मोटाइल होगा। और ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, फीमेल गैमेट है। ये क्या है, फीमेल गैमेट है। तो वही चीज, फीमेल गैमेट यहां पर भी क्या है, नॉन मोटाइल है, यहां पर भी नॉन मोटाइल है, और क्या है, लार्ज है। अब दो शब्द अभी और भी आए थे बेटा, दो शब्द और भी आए थे। एक शब्द आया था पुमणु, एक शब्द आया था पुमणु, कि सर ये क्यों लिखा आपने। तो पुमणु को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एंथीरोजोइड। एंथीरोजोइड, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि ब्रायोफाइट, और एक और मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, टेरिडोफाइट। राइट, अपने जब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट वगैरह जब पढ़ते हैं ना बेटा, तो वहां पर जो मेल गैमेट होते हैं उनको कभी भी अपने मेल गैमेट को स्पर्म थोड़ी कहते हैं। आज यदि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स हैं तो वहां पर कभी भी हम स्पर्म वर्ड यूज नहीं करते हैं, वहां पर हम मेल गैमेट को, याद आ रहा है कुछ लोगों ने यदि कभी लाइफ साइकिल पढ़ी हो तो ऐसा, ये देखो, ये ऐसा एक एंथीरोजोइड होता है,
कोमा आकार का और ऊपर फ्लैजिला लगे हुए होते हैं, ये फ्लैजिला है। आर यू गेटिंग? ये वाला। तो ब्रायोफाइट्स हुए, टेरिडोफाइट्स हुए, उनके अंदर मेल गैमेट को दर्शाने के लिए एंथेरोजोइड वर्ड का भी यूज होता है। क्लियर है बेटा? तो कंफ्यूजन मत करना, स्पर्म भी मेल गैमेट है, एंथेरोजोइड भी क्या है? मेल गैमेट है। आर यू गेटिंग? नाउ अपने जो पढ़ रहे हैं अभी, यानी कि जो गैमेटोजेनेसिस वगैरह पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण सेक्शन आ रहा है, और ये वाला सेक्शन बेटा आपके चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इस सेक्शन को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि यदि ये सेक्शन नहीं आया, कई बच्चों को इस सेक्शन के अंदर तकलीफ है, ये सेक्शन नहीं आया, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखो मैं टर्म बोल रहा हूं कुछ, यूनिसेक्सुअल, ये देख रहे हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, होमोथेलिक, डायोशियस, स्टेमिनेट, पिस्टिलेट, इतने सारे टर्मिनोलॉजीज, उलझन हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, मैं एक एक टर्म को यहां पर सिखाऊंगा, समझाऊंगा। जीवों में लैंगिकता, एक एक चीज पढ़ते हैं ना। नाउ बेटा, पौधों में नर व मादा दोनों संरचनाएं मिलती है ना। पौधों के अंदर मेल और फीमेल दोनों संरचनाएं मिलती है, किंतु जब एक ही पौधे में दोनों नर व मादा जनन संरचनाएं उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? द्विलिंगी कहेंगे। एक वर्ड होता है बाइसेक्सुअल। क्या कहा मैंने बेटा? पौधों में नर और मादा संरचनाएं मिलती है, ऑलराइट, लेकिन यहां पर भी दो कंडीशन है बेटा, दो कंडीशन है, बहुत सिंपल सा है। एक होती है बाइसेक्सुअल, एक होती है यूनिसेक्सुअल, यानी कि हिंदी में बोलूं तो द्विलिंगी और एकलिंगी, द्विलिंगी और एकलिंगी। तो देखो अब, जब एक ही पौधे में दोनों नर और मादा संरचनाएं उपस्थित हो, जब एक ही पौधे में, पौधा अलग नहीं हुआ है, जब एक ही पौधे के अंदर बेटा, मान लीजिए कि ये एक पौधा है और उस पौधे के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर और मादा जनन संरचनाएं दोनों उपस्थित हो, राइट, यानी कि उसके अंदर मेल भी हो और फीमेल भी एक ही पौधे के ऊपर हो, तो बताओ उसको क्या मानेंगे? द्विलिंगी कहेंगे। और इमेजिन करो जब दोनों जनन संरचनाएं यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग पादपों पे हो तो वाजिब सी बात है कि उसको क्या कहेंगे बेटा? एक लिंगी। एक ए प्लांट है, एक बी प्लांट है, ए प्लांट के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बी प्लांट के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बोलो उसको यूनिसेक्सुअल कहूं कि बाइसेक्सुअल कहूं बेटा? यूनिसेक्सुअल। आर यू गेटिंग? आई थिंक सो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? रटना नहीं है। अनेक कवकों, देखो स्टेटमेंट्स के ऊपर ध्यान देना, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से, सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से, अनेक कवकों, और इन्हीं के ऊपर मैं प्रश्न दूंगा और फिर डीपीपी आपको करनी होगी, ठीक है। अनेक कवकों व पौधों में द्विलिंगी अवस्था का उल्लेख उभयलिंगाश्रयी तथा समथैलेसी शब्द से करते हैं। मतलब कि ये जो द्विलिंगी अवस्था है, इसको हम उभयलिंगाश्रयी अवस्था या समथैलेसी शब्द का भी उपयोग करते हैं, समथैलेसी का भी उपयोग करते हैं। यानी कि समथैलेसी का मतलब क्या हो गया? एक ही थैलेस के ऊपर मेल और फीमेल गैमेट दोनों बनेंगे। सुन लो बेटा ध्यान से, कहीं कॉपी पेन हो तो नोट कर लो इसको, राइट। ये समथैलेसी का मतलब क्या हो? समथैलेसी, होमोथेलिक, मतलब एक ही थैलेस क्या बना रहा है बेटा? एक ही थैलेस। क्या कहा मैंने बेटा? जब एक ही थैलेस क्या बना ले? दोनों गैमेट बनाए, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाए, तो कौन सी? समथैलेसी। ये जो समथैलेसी वर्ड है, ये आमतौर के ऊपर बेटा कवकों के लिए यूज करते हैं, ये कवकों के लिए यूज करते हैं। उभयलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी का मतलब क्या हुआ? पादप एक है, ये बेटा देख लो, ये प्लांट एक है। जब प्लांट एक हो और उसी के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों हो, उसी के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों हो, तो बताओ वो कंडीशन कौन सी होगी बेटा? मोनोशियस। क्लियर है? और दूसरा देखो कि यहां पर उभयलिंगाश्रयी और द्विलिंगी अवस्था, तो द्विलिंगी अवस्था को हम 3 वर्ड से उल्लेख कर रहे हैं इसका। वापस से बोलो, बाइसेक्सुअल कहो, मोनोशियस कहो, होमोथेलिक कहो, सबका मतलब एक ही है। वापस से बोल रहा हूं, द्विलिंगी कहो, उभयलिंगाश्रयी कहो, समथैलेसी कहो, सबका मतलब एक है। आर यू गेटिंग? चलो, इसी प्रकार
एक लिंगता की स्थिति का उल्लेख। अब एक लिंगता को हम क्या बोलते हैं? एक लिंगाश्रयी। एक लिंगता में बेटा क्या होगा? एक लिंगता के अंदर क्या होगा? अब एक लिंगता की स्थिति को दर्शाने के लिए एक लिंगता, यहां पर बात चल रही थी द्विलिंगी अवस्था को, एक लिंगता का उल्लेख करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, क्या चीज? एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी के अंदर क्या होता है बेटा? पादप दो है, ऐसे समझिए, ये दो पादप है, मेरी जो दो फिंगर्स है, ये एक पादप और ये दूसरा पादप। एक पादप के ऊपर मेल ऑर्गन हो और दूसरे पादप के ऊपर फीमेल ऑर्गन हो, यानी कि एक पादप के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो और दूसरे पादप के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, तो बताओ ये कंडीशन कौन सी हो गई बेटा? दैट इज नोन एज एक लिंगाश्रयी अवस्था। एक लिंगाश्रयी अवस्था यानी कि इसको क्या बोलते हैं? डायोसिस। कई लोग जानते हो क्या लिखते हैं? उल्टा लिख देते हैं दो को, वो क्या सोचते हैं? डाई मतलब दो, तो लिख दो उभय लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी, मोनो मतलब एक, तो वो एक लिंगाश्रयी लिख देते हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है, हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ में बहुत बड़ी चोट होगी। उभय लिंगाश्रयी को अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोशियस, जहां पर पादप एक हो, उसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हो। और डायोसिस कंडीशन जो होती है, डायोसिस कंडीशन के अंदर कितने हैं? पादप दो है बेटा, एक के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक के ऊपर क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और विषम थैलेसी, विषम थैलेसी का मतलब क्या हुआ? विषम थैलेसी का मतलब यह हुआ कि थैलस जो है, यहां पर होमोथैलस के अंदर दोनों, जो मेल और फीमेल गैमेट एक ही थैलस बना रहा था, यहां पर मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग थैलस बनाएगा। मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग थैलस बनाएगा, अभी आएगा। मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग थैलस बनाएगा। और ये जो होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक कंडीशन जो है, वो किसके लिए यूज करते हैं बेटा? फंजाई के लिए। क्लियर है? अच्छा, अब इमेजिन करो कि एक पुष्प है, राइट? एक पुष्प है और उसके अंदर केवल क्या है? केवल नर जननांग है। और आप सब जानते हो कि पुंकेसर को क्या बोलते हैं? नर जननांग कहते हैं। तो पुष्पीय पादपों में जो एकलिंगी नर पुष्प धारण करने वाले को, पुष्प को पुंकेसरी कहेंगे। सिंपल है बेटा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये तो जानते हो। पुंकेसर और स्त्री केसर, स्टेमन और कार्पल तो जानते हो ना बेटा। जिस फ्लावर के अंदर स्टेमन हो, स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पुंकेसर क्या है? पुंकेसर क्या है? नर जननांग है। जिस फ्लावर के अंदर स्टेमन हो उसको स्टेमिनेट, यानी कि हिंदी में बोलूं तो जिस फ्लावर के अंदर नर जननांग पुंकेसर हो वो पुंकेसरी, राइट? तो एकलिंगी हो गया ना ये। और जिस फ्लावर के अंदर मादा पुष्प हो, यानी कि जिस फ्लावर के अंदर क्या हो? स्त्री केसर हो, वो स्त्री केसरी। जिस पुष्प के अंदर ऐसा एकलिंगी पुष्प, मादा पुष्प धारण करने वाले को, पुष्प को स्त्री केसरी कहेंगे। समझ में आया? तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। यदि पुंकेसर केवल पुष्प में पुंकेसर हो तो वो पुंकेसरी या स्टेमिनेट हो गया, यानी कि उसमें स्टेमिन है। और पुष्प के अंदर केवल स्टेमिन ना हो बेटा, और केवल स्त्री केसर हो, पिस्टल हो, यानी कि कार्पल हो, तो वो क्या हो गया? पिस्टिलेट हो गया। और दोनों हो जाए तो बाइसेक्सुअल, दोनों हो जाए तो बाइसेक्सुअल, यानी कि द्विलिंगी। आ रहा है समझ में? चलो, कुछ पादपों में अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी होता है, बहुत बहुत खास। कुछ पौधों में अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी होता है, मतलब कुछ जो पौधे होते हैं उसमें अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी होता है। उभय लिंगाश्रयी को यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, यहां एक्सप्लेन नहीं किया था ना, यहां लिख दिया है कि इसमें नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर पाए जाएं। तो मैंने बार बार बताया बेटा कि जब नर और मादा पुष्प एक ही पादप के ऊपर पाए जाएं, जब नर और मादा पुष्प एक ही पादप के ऊपर पाए जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं? उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। और एनसीईआरटी का फिर से मैंने यहां पर एग्जाम्पल कोट किया है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। यहां कहीं लिख देते हैं इंपॉर्टेंट फॉर नीट। कुकर बेटा व नारियल दोनों उभय लिंगाश्रयी पादप है। तो बताओ बेटा, उभय लिंगाश्रयी का मतलब क्या? पादप है एक, राइट? और एक ही पादप के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों है। तो जब कुकर बेटा और नारियल जो है वो दोनों ही मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस प्लांट का मतलब होता है कि उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग प्लांट के ऊपर नहीं है, एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो कुकर बेटा और नारियल दोनों में उभय लिंगाश्रयी पादप होते हैं। ये दोनों उभय लिंगाश्रयी पादप है, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल और फीमेल। ठीक है,
जबकि पपीता, फिर से पपीता और खजूर, यानी कि पपाया और डेट पाम खजूर में क्या है, एक लिंगाशयी अवस्था है। नर और मादा पुष्प अलग अलग पादप पर पाए जाते हैं। तो बताओ एक लिंगाशयी का मतलब क्या हो गया, अलग अलग पे पाए जा रहे हैं। तो एक लिंगाशयी को क्या बोल देंगे बेटा, डायोशियस। ये यहां पर बताया था अभी, डायोशियस। ये मोनोशियस है तो ये क्या चीज है बेटा, डायोशियस है। आर यू गेटिंग? तो पपीता तथा खजूर में, पपीता और खजूर एक लिंगाशयी है, मतलब नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, उसके ऊपर पाए जाएंगे, डायोशियस है। क्लियर है? चलो इसी प्रकार अब एनिमल्स के ऊपर आते हैं। इसी प्रकार हम किसके ऊपर आएंगे, एनिमल्स के ऊपर आते हैं। प्राणियों में एक लिंगी व द्विलिंगी अवस्था होती है। प्राणियों के अंदर क्या वर्ड यूज करते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। मान लीजिए कि एक केंचुआ है, राइट, अर्थवॉर्म है, तो उसके लिए क्या कहते हैं अपने, हर्मेफ्रोडाइट, उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेस्टिस भी है और ओवरीज भी है, एक ही जीव के अंदर है। लेकिन मानवों की यदि बात करते हैं तो हम मानव कैसे हैं, सभी कहेंगे तो एक यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, तो प्राणियों में एक लिंगी व द्विलिंगी अवस्था होती है। जैसे कुछ आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म, जोंक, सब द्विलिंगी के उदाहरण हैं। इन सब के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही के अंदर है। ठीक है, और नर और मादा जन्म अंग दोनों ही एक प्राणी में मिलते हैं। ठीक है, इनमें नर और मादा जन्म अंग एक ही प्राणी के अंदर मिलते हैं। तो बताओ इन सब प्राणियों को हम उभयलिंगी, राइट, या द्विलिंगी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म और जोंक। जबकि तिलचट्टा जो है, तिलचट्टा समझते हो ना बेटा, कॉकरोच, तिलचट्टा जो है वो कैसा प्राणी है, तिलचट्टा एक यूनिसेक्सुअल प्राणी है। कॉकरोच आप अभी डायग्राम्स वगैरह देखोगे तो तिलचट्टा जो है वो कैसा है, मेल कॉकरोच अलग होती है, फीमेल कॉकरोच अलग होती है। तो मेल और फीमेल कॉकरोच बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो तिलचट्टा कैसा प्राणी हो गया, एक लिंगी। तो मैं समझता हूं कि ये यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, डायोशियस, होमोथेलिक, हेटेरोथेलिक, ये शब्द शायद आपके क्लियर हो गए होंगे। आर यू गेटिंग? एक बार फिर से बहुत कीनली वीडियो को वापस देखना। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा शो कर दें। बेटा ये आपके सामने एक स्लाइड के अंदर मैंने डायग्राम इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, और ये जो है वो एक अर्थवॉर्म का डायग्राम है। वैसे तो अर्थवॉर्म है, स्पॉन्ज है, टेपवर्म है, राइट, जोंक है, ये सब बाइसेक्सुअल है। लेकिन मैंने एक बाइसेक्सुअल एनिमल को बताने की कोशिश की है। ये तो आप देखो, ये केंचुआ का डायग्राम बना रखा है, ये इसलिए बता रखा है कि भाई सबको देखते नजर आ जाए कि हाँ भाई केंचुआ होता है। ठीक है, यहां पर आप इस केंचुए के अंदर देखोगे तो यहां पर इस केंचुए के अंदर टेस्टिस भी है और ओवरी भी है। क्लास 11th एनसीईआरटी के अंदर अर्थवॉर्म दे भी रखा है, टेस्टिस भी और ओवरीज भी। मतलब जीव तो है एक बेटा, ऑर्गेनिज्म है एक, और उसके अंदर मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है। मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है। तो बताओ ये बाइसेक्सुअल हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बाइसेक्सुअल हुआ ना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था तिलचट्टे का। तिलचट्टे को अंग्रेजी के अंदर क्या बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं, पेरिप्लेनेटा। जूलॉजी के अंदर बोलूं तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है बेटा, राइट। आप देख सकते हो ये मेल कॉकरोच हमने बता रखी है और ये फीमेल कॉकरोच बता रखी है, मेल और फीमेल कॉकरोच। अब इस मेल और फीमेल कॉकरोच के अंदर अंतर देखिए। मेल कॉकरोच के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस तो सब जानते हो ना, वृषण है। और इस फीमेल कॉकरोच के अंदर क्या है, अंडाशय। तो सामने दिख रहा है कि दो अलग अलग जीवों के अंदर एक में मेल ऑर्गन है और एक के अंदर फीमेल ऑर्गन है। तो बताओ ये कौन सी कंडीशन हो गई बेटा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन, और ये कॉकरोच के अंदर पाई जाती है। इससे पहले अर्थवॉर्म के अंदर कौन सी कंडीशन थी, बाइसेक्सुअल कंडीशन। ये कौन सी है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। क्लियर? अब अभी दो वर्ड आ रहे थे, मोनोशियस और डायोशियस। मैंने इसीलिए आपको वर्बली तो पढ़ाया ही है, लिखकर भी पढ़ाया है, और अब आप चित्रों के माध्यम से भी इसको समझ लीजिए, चित्रों के माध्यम से भी समझ लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं यहां से, इस सेक्शन से कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जरा देखिएगा, ये मोनोशियस प्लांट है बेटा, मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट को मैंने क्या कहा था, उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी क्या कहा था, उभयलिंगाश्रयी।
मोनोशियस प्लांट का बेस्ट एक एग्जांपल दे रखा है कारा। क्या दे रखा है? कारा। आप इस कारा के अंदर देखो कि कारा के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन, जिन्हें कि हम लोग क्या कहते हैं? ऊगोनियम और एंथ्रीडियम कहते हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम और ऊगोनियम कहते हैं। तो एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन और ऊगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। बताओ बेटा, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बताओ दोनों सेक्स ऑर्गन हो, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर दोनों हो, एक ही प्लांट के ऊपर, कारा प्लांट के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो बताओ बेटा ये मोनोशियस हुआ कि नहीं हुआ? मोनोशियस बोले तो उभयलिंगाश्रयी, मोनोशियस बोले तो उभयलिंगाश्रयी। अब आ जाओ दूसरी स्लाइड के ऊपर आएंगे, सेकंड स्लाइड के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायोशियस मतलब एक लिंगाश्रयी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो दे रखा है वो कौन सा है? मार्केंशिया है। आप ये देखो, ये फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है। फीमेल थैलस के ऊपर आर्चिगोनियोफोर होता है बेटा, आर्चिगोनियोफोर होता है, और मेल थैलस के ऊपर एंथ्रीडियोफोर होता है, और इनके ऊपर मेल ऑर्गन लगता है, ये इनके ऊपर फीमेल ऑर्गन लगता है, और इनके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगता है। तो थैलस अलग अलग है, मेल थैलस अलग है, फीमेल थैलस अलग है, और इनके ऊपर क्या है? आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर है, और इसके ऊपर मेल ऑर्गन लगेगा, इसके ऊपर फीमेल ऑर्गन लगेगा। और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल, द्विलिंगी पुष्प का जो एग्जाम्पल है वो आप देखिए कौन सा है? स्वीट पोटैटो समझते हो ना, शकरकंद, राइट? ये भी एनसीईआरटी का ही एक उदाहरण है। उसके अंदर देखो दो चीजें बता रखी बेटा, पुंकेसर यानी कि नर जननांग, और अंडप नहीं बोले तो यदि नहीं समझ में आए तो स्त्री केसर, तो स्टेमन और कार्पल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है। तो बताओ ये फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ है नहीं हुआ? तो आज हम लोगों ने बेटा यहां तक कवर कर लिया है। अब ये जो कल का जो थीम रहेगा कि युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन, ये युग्मक निर्माण के दौरान किस प्रकार का विभाजन होता है, ये कल पढ़ाऊंगा। इस जगह तक हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपका लेक्चर आज का आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।